नमस्कार। कविता साहित्य अकादमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं अपने PYQ सीरीज के पार्ट 6 को, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं यूनिट 7 के आए हुए 2019 से लेकर के 2024 तक के आए हुए सारे PYQ के उसको संपूर्ण व्याख्या के साथ। तो और इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और इसी तरह से यूनिट 1 का PYQ जो है हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसका प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। आज का है हमारा पार्ट नंबर 7 है। 6 हमने कल किया था। आज हम पार्ट नंबर 7 पे हैं। आज की क्लास हालांकि थोड़ी छोटी है, क्योंकि थोड़ा हमें मैटर तैयार करने में समय नहीं मिल पाया, कुछ पर्सनल काम की वजह से। तो चलिए चलते हैं आज के अपने पहले सवाल की तरफ। आज का अपना पहला सवाल है, अमृतसर आ गया कहानी में किस स्टेशन के बाद हिंदू और सिख मुसाफिरों की चुप्पी गहरी हो गई? तो जैसा कि आपको पता ही है कि ये कहानी अमृतसर आ गया किसकी है? ये है भीष्म साहनी जी की। ये लिखी कब गई थी? तो 1973 में। तो और ये जो है इसमें मतलब बताना है कि किस स्टेशन के बाद जो हिंदू और सिख मुसाफिर उसमें थे, सभी मुसाफिर एक तरह से शांत हो गए थे। किस स्टेशन के बाद? अमृतसर, वजीराबाद, झेलम या हरबंसपुरा? तो इसका सही जवाब जो है वजीराबाद। वजीराबाद के बाद जो है मुसाफिरों में चुप्पी बढ़ गई थी। अब एक सवाल यहाँ कैसे बन सकता है कि इस अमृतसर आ गया कहानी में स्थानों के नाम और क्रम में किस तरह से है? मतलब अगर कोई ट्रेन पाकिस्तान से आ रही है भारत में, तो कौन कौन से स्टेशन पढ़ते हुए जो है क्रमानुसार कौन कौन से स्टेशन पहले से बाद में पढ़ेंगे, ऐसा सवाल बन सकता है। क्योंकि अब सवाल इस तरह से पूछना शुरू कर दिया है। तो जैसा कि पता ही है कि सबसे पहले कौन सा स्टेशन आया था? झेलम। दूसरे पे वजीराबाद। तीसरे पे हरबंसपुरा। और चौथे पे अमृतसर, या अमृतसर सबसे आखिरी स्टेशन था इस कहानी में। और यहाँ पे जो है फिर देखेंगे कि वो दुबला पतला आदमी जब हरिवंशपुरा से ट्रेन चलती है तो वो चिल्लाता है कि अ, अमृतसर आ गया है, या उस स्टेशन के बारे में। तो इस ये कहानी जो है किस कहानी संग्रह में संकलित है, हम ये देखते हैं। एक सेकंड हम इसे साफ कर दें। ये कहानी पटरियां नामक कहानी संग्रह में जो है संकलित है, भीष्म साहनी जी के। और इसमें कुल 14 कहानियां हैं। और ये कहानी जो है ना देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर किस तरह से जो है पाकिस्तान से भारत में लोग आ रहे हैं। भीष्म साहनी जी का जन्म असल में पाकिस्तान में हुआ था ना, तो उसी के आधार पे जो है ये कहानी इन्होंने बनाया है। और कहीं ना कहीं उस चीज़ से गुजरे हुए हैं, इसीलिए इनका सहानुभूति है। वो कहानी में जो हमें दिखता है वो सहानुभूति के माध्यम से दिख रहा होता है। अब देख लेते हैं कि इस कहानी के पात्र कौन कौन से हैं, मुख्य पात्र कौन कौन सा कैरेक्टर इस कहानी में आया है। तो अब हम उसे देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इस कहानी में सबसे पहला पात्र तो एक दुबला पतला आदमी है, वही जो है मुख्य पात्र में है। तीन पठान व्यापारी हैं। तीन जो है पठान व्यापारी हैं, वो जो काले बाबू ताकत आ जाएगी इस तरह से बोलते हैं। तो उन्हीं को बाद में उन्हीं को जो है दुबला पतला आदमी वही लोग उत्पाद भी मचाते हैं। एक औरत को जो है धक्का दे देते हैं। और फिर उन्हीं को जो है दुबला पतला आदमी लेके आता है रॉड मारने के लिए, लेकिन वो लोग तब तक दूसरे बोगी में चले जाते हैं। एक सरदार जी हैं और एक बुढ़िया, मतलब एक बूढ़ी माँ जो है, बूढ़ी माँ है। ये मुख्य पात्रों में है जो वहाँ दिख रहा होता है, वो सामने जो दिखता है। और फिर कुछ और भी पात्र आते हैं, जैसे एक व्यक्ति आता है जिसकी पत्नी उसके बच्चे साथ में होते हैं। एक वृद्ध जो है जोड़ा आता है, जो बाद में शायद दुबला पतला आदमी जिन्हें धक्का दे देता है वो शायद मर जाते हैं। तो इस तरह से और भी कई सारे पात्र आएंगे, लेकिन ये लोग ये पूरी कहानी में सारे पात्र हैं चारों। तो चलते हैं। ये हो गया आपका अमृतसर आ गया के बारे में कुछ जानकारी। इसका सही जवाब वजीराबाद है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अपना, इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला? यह कथन परिंदे कहानी के किस पात्र की है? मिस वुड, डॉक्टर मुखर्जी, ह्यूबर्ट या लतिका?
तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो शिक्षा देने का या लतिका को जो बार बार कोई व्यक्ति समझा रहा होता है, तो वो मुखर्जी, डॉक्टर मुखर्जी जो है, यही व्यक्ति समझाता है, क्योंकि इसके साथ भी खुद बीता हुआ ये व्यक्ति जो है बहुत कुछ देख चुका होता है। तो इसी वजह से ये व्यक्ति बहुत अच्छे समझाता है, क्योंकि डॉक्टर मुखर्जी खुद ही जो है वर्मा से आए हुए होते हैं। तो इन रास्ते में इनकी खुद की जो पत्नी थी उनका डेथ हो जाता है। तो इसी वजह से ये बहुत कुछ देखे हुए होते हैं, अपना देश छोड़ के आए होते हैं, इनका कोई इनके साथ रहता नहीं है, सभी लोग जो है मृत्यु को प्राप्त हो चुके होते हैं। तो इसीलिए ये व्यक्ति सहानुभूति के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाते हैं लतिका को। तो ये जो कथन है ये डॉक्टर मुखर्जी ने लतिका से कहा है, मुखर्जी ने लतिका से कहा है। और दो पात्र हैं, ह्यूबर्ट और मिस वुड। तो ये लोग बहुत मतलब ह्यूबर्ट तो फिर भी थोड़े से पात्र हैं जिसमें चलते रहते हैं, कैरेक्टर आता रहता है, लेकिन मिस वुड का बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं आएगा कहानी में। और भी कुछ पात्र हैं जिसमें एक है करीमुद्दीन नाम का, जो हॉस्टल का नौकर है। करीमुद्दीन वो हॉस्टल का नौकर है और पहले आर्मी में अर्दली था। इसी तरह से दो लड़कियों का नाम है सुधा और जूली। उसके बाद एक और नाम है गिरीश नेगी। गिरीश नेगी ये कुमाऊं रेजिमेंट में जो है कप्तान थे। तो ये कुछ मुख्य नाम थे इस कहानी में। और एक मिनट, इसके बाद जो है अब देख लेते हैं कि इस कहानी के बारे में ये किसने लिखा है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि ये कहानी किसने लिखा है, निर्मल वर्मा जी ने लिखा है 1957-58 में। और परिंदे नामक कहानी संग्रह में भी ये कहानी संकलित है। अब देखते हैं ना कुछ मतलब ये तो हम हर दिन पढ़ते हैं, लेकिन परिंदे में कौन कौन सी कहानियां हैं, उनका किस किस कहानी का संकलन हुआ है वो देख लेते हैं। तो परिंदे में कुल 7 कहानियों का संकलन है। उसमें से कौन कौन सा है, सबसे पहला कौन सा कहानी है, सबसे पहला अंधेरे में, अंधेरे में। दूसरा है तीसरा गवाह, माया का मर्म, डायरी का खेल, पिक्चर पोस्ट कार्ड, उसके बाद सितंबर की एक शाम, सितंबर की एक शाम। और सबसे आखिरी जो कहानी है वो है परिंदे। सबसे आखिरी कहानी परिंदे है इस कहानी संग्रह में। कुल 7 कहानियां हैं। तो ये हो गया कुछ परिंदे कहानी के बारे में। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के आधार पर उपयुक्त कथन है। लाहौर के बम्बू काट वालों की बोली मरहम लगाने का काम करती है। बी, वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था, वह बाल्टी से गंदला पानी फेंकते हुए जर्मनी के बादशाह का तर्पण करने लगता है। सूबेदारनी ने अपने पति और बेटे को बचाने की गुहार लगाई। डी, लहना सिंह दिया सलाई से सिगरेट जलाकर पीने लगा। ई, लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया। इसमें से बताना है कौन कौन सा जो है कथन सही है, उसने कहा था कहानी के आधार पे। सबसे पहले देखते हैं किसने लिखा था इस कहानी को। तो इस कहानी को लिखा था चंद्रधर शर्मा जी ने, चंद्रधर शर्मा या गुलेरी जी ने, शॉर्ट में बोलते हैं गुलेरी जी। कब लिखा था, तो इसे लिखा था 1915 में। और कहाँ प्रकाशित कराया था, तो इसे सरस्वती पत्रिका में। अच्छा, सरस्वती पत्रिका जो है बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है। इसके बारे में हम लोग जानते हैं ना, वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो है 1903 से लेकर 1920 तक इसका संपादन किए थे। तो ये याद रखिएगा कि सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1903 से 1920 के बीच में किया था। और उस बीच में हिंदी साहित्य का बहुत ज़्यादा विकास हुआ था, गद्य साहित्य का स्पेशली बहुत विकास हुआ था। और सरस्वती पत्रिका का बहुत देन है इसमें, हिंदी के विकास में। तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाया है इसने। और इस कहानी की पृष्ठभूमि क्या है, तो इस कहानी की जो पृष्ठभूमि है वो है प्रथम विश्व युद्ध। ये प्रथम विश्व युद्ध पे आधारित कहानी है। प्रथम विश्व युद्ध पे आधारित नहीं है, प्रथम विश्व युद्ध के समय, मतलब उस समय जो है कहानी लिखा गया था, उसमें जिक्र जो है प्रथम विश्व युद्ध का लिया गया है। जिसमें शुरुआत कहानी की अमृतसर से होती है और बाद में कहानी फ्रांस में चल रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे जो है लहना सिंह और हजारा सिंह, बोधा सिंह, ये सब वहाँ लड़ रहे होते हैं। इस वजह से
वहाँ पे कहानी चल रही होती है। अब देखते हैं ना कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो लाहौर के बम्बू काट वालों की बोली मरहम लगाने का काम करती है, तो ये गलत है। लेकिन अगर लाहौर की जगह अमृतसर होता, ये बात कहा गया था लेकिन अमृतसर के लिए कहा गया था, अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली मरहम लगाने का काम करती है, तो ये गलत हो गया। बी, वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था, यह बाल्टी से गंदला पानी फेंकते हुए जर्मनी के बादशाह का तर्पण करने लगता है, तो यह पॉइंट बिल्कुल सही है। तीसरा, सूबेदारनी ने अपने पति और बेटे को बचाने की गुहार लगाई, ये भी सही है। डी, लहना सिंह दिया सलाई से सिगरेट जलाकर पीने लगा, ये पॉइंट गलत है, इसलिए क्योंकि एक जगह कहानी में खुद ही जो है बताते हैं कि किस तरह से यूरोप की जो महिलाएं जो है इन्हें सिगरेट जला के देती थी, लेकिन जो सिख संप्रदाय के लोग हैं वो सिगरेट नहीं पीते हैं, तो उन्हें लगता था कि ये हमारा देश फिर छोड़ देंगे, हमें नहीं मानते, इस तरह से उन्हें लगता था, तो इसीलिए जो है लहना सिंह सिगरेट नहीं पीता था। और ई लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया था, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। मतलब बी सी और ई, बी सी और ई कहाँ पे है, 3 में है, तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पिता कहानी के किन दो पुस्तकों में जिंदगी के 35 वर्ष काट दिए। पिता कहानी के पिता ने किन 2 पुस्तकों में जिंदगी के 35 वर्ष काट दिए। अभी हमने जो कल पढ़ा था PYQ, उसमें ये आया था कूट में दे करके। अब पूछा है पुस्तकों का, कल कूट दिया भी था, आज पुस्तकों का नाम पूछ लिया है कि कौन सा जो है कौन कौन से पुस्तक पढ़े थे। रामायण महाभारत, गीता विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण और श्रीमद् भागवत गीता, या रामायण और गीता। तो इसमें से सही क्या है आपको ये बताना है। तो इसका सही जवाब जो है रामायण और गीता। पिता ने जो है 35 वर्ष रामायण और गीता पढ़ करके काट दिए थे। अब पिता कहानी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ये किसकी है, ज्ञान रंजन जी की कहानी है। कब लिखा है, 1965 में लिखा है। और ये जो है ना, ये पीढ़ीगत संघर्षों पर आधारित कहानी है। किस तरह से पिता और पुत्र के विचारों में जो है संघर्ष होते हैं, क्योंकि पीढ़ी का अंतर आ जाता है ना, तो इस वजह से जो है किस तरह से उनके विचारों में संघर्ष होता है उसको लेकर के हर पीढ़ी में होता है, हर पीढ़ी में और हर घर में होता है कि 2 पीढ़ियों के बीच जो है संघर्ष होता है, वैचारिक संघर्ष होता है, क्योंकि दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बदलाव, और आज के समय और ज़्यादा होगा, क्योंकि अभी जो पुराना पीढ़ी है, मतलब जिसमें हम जो 40-50 या 60 की उम्र के लोग हैं, और आज के जो युवा हैं 15-20-25, उनके समय में अचानक से परिवर्तन, तकनीकी का परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो गया है, और तकनीक जो है आपके विचार को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। तो इस तरह से अब संघर्ष वो और ज़्यादा बढ़ने वाला है, ये पीढ़ी कुछ ज़्यादा ही संघर्ष में गुजरने वाली है। आगे की जो जेन जी जनरेशन आ रही है ना, वो कम संघर्ष देखेगी, क्योंकि वो तकनीक में ही, उसका जन्म ही तकनीक के बाद हुआ है, तो उसका जन्म तकनीक के बाद हुआ है। और जो जेन वाई या मिलेनियम जनरेशन जिसे कहते हैं, उन दोनों जनरेशन में तब भी जो है एक तालमेल बैठ जाएगा, लेकिन उससे पुराने जनरेशन वाले में नहीं बैठ पाता है, तो वो पीढ़ी का संघर्ष हो जाता है। और वही यहाँ पे दिखाया गया है इस कहानी के माध्यम से, पिता कहानी के माध्यम से, पिता और उस पुत्र के माध्यम में वही कहानी ही हमें दिखता है। अब हम ज्ञान रंजन जी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो ये जो है साठोत्तरी पीढ़ी के, साठोत्तरी पीढ़ी के महत्वपूर्ण लेखक हैं, और इन्होंने जो है, इनकी कुल लगभग 6 कहानी संग्रह है, लगभग क्या कहानी 6 कहानी संग्रह इनकी है, जिसमें लगभग 25 कहानियाँ संकलित हैं कुल। तो ये कुछ बेसिक था इस कहानी के बारे में और लेखक के बारे में। अब चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। आज हमने थोड़ा प्रश्न कम लिया है, तो ये है हमारा आखिरी प्रश्न आज का। कल तक जो खद्दर भी ना पहनते, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी सी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए। ये सूची 1 को सूची 2 से मिलान कर, इसमें 4 कथन दिए हैं, और दूसरे साइड में सूची 2 में जो है कहानियों का नाम दिया है। तो अब हमें बताना है कौन सा कथन किस कहानी से संबंधित है। तो पहला कथन आप पढ़ते ही समझ गए होंगे कि ये किस कहानी से है। तो ये है राही कहानी से। इसमें जो अनीता है वो ये चीज़ सोचती है कि जो कल तक जो है कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे और खद्दर भी नहीं पहनते थे, वो आज जो है कांग्रेस के हाथ में शक्ति आए तो कांग्रेस के भक्त बन गए, क्योंकि उन्हें अब पद चाहिए। कांग्रेस में जो कोई मंत्री बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, तो उस पद की वजह से जो है वो कांग्रेस के आज भक्त बने घूम रहे हैं। ऐसे ही खाने पीने वालों की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग क्यों पड़ता। ये है कोसी के घटवार। इसमें लक्ष्मा का जो बेटा है वो जब घटवार यानी चक्की पे कुछ खाने के लिए कहता है, तो वो कहता है, क्या नाम है, गुसाई,
वो कहता है कि अरे दे दीजिए कुछ, और बच्चा है भूखा है, तो वो कहती है कि अगर ऐसे ही खाने पीने वाले परिवार के घर पैदा हुआ होता तो मेरे घर गली क्यों पड़ता, इस तरह से कहती है। तीसरा है, किसी चीज को ना जानना यदि गलत है तो जानबूझकर ना भूल पाना, हमेशा जोंक की तरह से चिपटे रहना, यह भी गलत है। तो ये किस कहानी का है? ये परिंदे का है। इसमें बताया था ना कि वो डॉक्टर मुखर्जी जो है लतिका को समझा रहे होते हैं, वही समझाते हैं लतिका को। तो वही ये बात भी समझा रहे हैं कि जो चीज़ बीत गया, जैसे वो गिरीश नेगी को ले वो शहीद हो गए थे, तो इसी वजह से जो है, लेकिन अभी भी जो लतिका हैं वो अभी भी पुराने ही ख्यालों में खोई रहती हैं, इसीलिए वो अपना ज़िंदगी सही से जी ही नहीं पा रही होती हैं। तो वही बात समझाने के लिए डॉक्टर मुखर्जी लतिका को समझाती हैं कि अब जो बीत गया पुरानी बातें, उसे हमें छोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए, आगे ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। तो वही सब समझा रहे होते हैं कि किसी चीज़ को ना जानना यदि गलत है तो जानबूझकर ना भूल पाना, हमेशा उससे जोक की तरह से चिपटे रहना, यह भी गलत है। तो ये परिंदे का है। कौन कहता है? मुखर्जी कहते हैं। और किससे कहते हैं? लतिका से कहती हैं। लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देंगे, भाव सागर की जल तरंगों पर स्थिर होना कब संभव है। तो ये कहानी है कानों में कंगना। अब कुछ इस तरह से देखते हैं कि क्या कूट सही बन रहा है। पहले का चार, पहले का चार किस में है? 3 में है, तो सिर्फ एक कटेगा। उसके बाद दूसरे का 1 है, तो दूसरे का 1 2 में है, तो चौथा भी कट गया। तीसरे का 2 है, तीसरे का 2 जिसमें है 3, ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3 आपका सही हो गया। अब इस कहानी के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम कोसी के घटवार के बारे में जान लें। कोसी का घटवार जैसे बेसिक बातें कुछ हम जान लेते हैं। कोसी का घटवार जो है शेखर जोशी जी ने 1958 में इसे प्रकाशित कराया था, और ये कोसी के घटवार नामक कहानी संग्रह में ही संकलित भी है। तो ये इसका बेसिक हो गया। अब बात करते हैं परिंदे का। तो परिंदे के बारे में हमने बात ही किया कि कौन है, निर्मल वर्मा का 1957 भी कोई इधर पहले ही बात किया, तो परिंदे के बारे में बात नहीं करेंगे, हो गया इसमें। कानों में कंगना, तो ये है राधिका रमण प्रसाद सिंह जी का कहानी है। ये कब प्रकाशित किया था? तो 1913 में। कहाँ प्रकाशित किया था? तो इंदू पत्रिका में, इंदू नामक पत्रिका में जो है इसे प्रकाशित इन्होंने कराया था। इसके कुछ महत्वपूर्ण पात्र, क्योंकि हमने इस कहानी के बारे में बहुत ज़्यादा अभी तक बात नहीं की और सारी कहानियों के बारे में बहुत ज़्यादा बात की है, तो इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। तो ये कहाँ गया? कानों की कंगना जो कहानी है, इसमें कुछ मुख्य पात्र हैं। इसमें जैसे एक मुख्य पात्र है किरण, ये योगीश्वर नाम के एक पात्र है, उनकी पुत्री है किरण। उसके बाद नरेंद्र, दूसरा महत्वपूर्ण पात्र में नरेंद्र, तीसरा योगीश्वर, ये 3 महत्वपूर्ण पात्र हैं। कुछ और पात्र आते हैं, जैसे किन्नरी नाम की पात्र आती है जूही, और एक मोहन नाम, मतलब मोहन का नाम आया है, बस वो पात्र वैसे नहीं आया है, उसका नाम आया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इस कहानी के पात्र थे। अब चलते हैं अपने कौन सा राही कहानी के बारे में देखते हैं। तो राही भी हमने कई बार बात किया है। राही किसका है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है। सुभद्रा चौहान जी का है। कब प्रकाशित हुआ था? तो 1947 में प्रकाशित हुआ था। कहाँ प्रकाशित हुआ था? तो ये सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह में जो है इसका प्रकाशन हुआ था। ये असल में देशभक्ति, एक तरह से देशभक्ति कहानी ये है, लेकिन किस तरह से है कि उसमें 2 वर्गों, निम्न और उच्च वर्ग के बीच का जो डिफरेंस है वो दिखाया गया है। किस तरह से उच्च वर्ग बड़ा से बड़ा क्राइम भी करके बच जाता है, निम्न वर्ग में एक अनाज की गठरी चोरी करने की वजह से 1 साल का जेल हो गया, उसके हस्बैंड को किस तरह से मार दिया जाता है जेल में, तो ये दिखाया गया है उस कहानी में। तो बेहतरीन कहानी, आपके सिलेबस में आप तो पढ़े ही होंगे उसे। तो हालांकि हमारा काम अभी यहाँ पे है PYQs को ही व्याख्या करके पढ़ना। तो ये हो गया। आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमने थोड़ा मैटर तैयार नहीं कर पाए, तो इसीलिए आज क्लास थोड़ी छोटी होगी। ये सारा क्लास का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके साथ साथ हम हर दिन जो है PYQ का एक सीरीज कर रहे होते हैं, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर दिन आपको एक वीडियोज़ मिलता रहेगा। मंडे को हम वीडियोज़ नहीं देते हैं, तो मंडे आपको नहीं मिलेगा, बाकी पूरे हफ्ते वीडियोज़ मिलता है। यूनिट 1 का हमने पूरा PYQ कर लिया है व्याख्या के साथ, तो उसका चैनल पे जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सबका ही PDF टेलीग्राम पे है, तो ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।